ओके। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर, और जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एज यूजुअल लेकर आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आरआरबी एएलपी टीयर 1 29/11/2024 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपए का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य कितना था। यानी कि जो भी मार्क प्राइस था उस मार्क प्राइस के 25% डिस्काउंट, यानी कि उसका 75% वैल्यू में वो उसने खरीदा है, और उसी 75% की वैल्यू दे रखी है 28,500। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से ये वैल्यू, 3 नम 27, 3 पंजे 15, 0 0, और मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 पंजे 20, 9 चौक 36 और 2 38,000 रुपए। कितनी आ जाएगी? 38,000 रुपए। यानी कि पहला अपने पास करेक्ट आंसर आने वाला है। पहला अपने पास करेक्ट आंसर आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन इसी सीरीज में आगे की तरफ। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में एक मूलधन 1458 हो जाता है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, मूलधन क्या होगा? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए है, या 100 भी नहीं ले रहे, हम ऐसा कर लेते हैं 8% लिख लेते हैं, और 8% का मतलब 8/100। 8/100 का मतलब 4 और यहां पर 25। तो वी कैन से दैट 25 पर 2 का ब्याज, यानी कि 25 से पहले साल में 27 और फिर दूसरे साल में 25 से 27 मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 625 रुपए प्रिंसिपल है तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 729 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा? 729। अब इसी 729 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1458, यानी कि 2 गुना। तो जब अमाउंट 2 गुना है तो दोस्तों प्रिंसिपल भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 1250 अपना आंसर आएगा। कितना आएगा? 1250 आंसर आएगा। बोलो, क्लियर? 1250 आंसर आएगा। नेक्स्ट तीसरा, आरआरबी एएलपी टीयर 1 29/11/2024 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ए ने 8,000 रुपए और बी ने 11,000 रुपए का निवेश प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक समान दर पर किया। यदि 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कह रहा है कि ए ने 8,000 रुपए, ए ने 8,000 रुपए और बी ने 11,000 रुपए का इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज पर। 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपए अधिक मिले। कितने? 720 रुपए अधिक। 3 वर्ष में 720 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो हम इस 11,000 को 11,000 ना लिख के 8,000 प्लस 3,000 रुपए लिख ले रहे हैं। तो 8,000 के ब्याज से 8,000 का ब्याज कैंसिल, और जो ब्याज मिला है वो 3,000 पर मिला है, और 3 साल में 720 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो भाई एक साल में कितने रुपए अधिक मिलेंगे? 720/3, यानी कि 240 रुपए एक साल में मिले। तो 3,000 रुपए मूलधन है, 240 रुपए मिले हैं किस पर? 3,000 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो के लिए 1 जीरो से 1, और ब्याज की दर आ गई 8% पर एनम। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 8% वार्षिक। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दे रखी है? आप लॉजिक से इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इतनी बात बताओ फटाफट से। ओनली लॉजिक।
चौथा क्वेश्चन ग्रुप डी 17/9/2022 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। एक थोक व्यापारी एक टिफिन टिन का तेल 540 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। सबसे पहले तो 10% की हानि का मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1/9, 1/10, यानी कि 10 रुपए का आइटम 9 रुपए में बेचा और 9 की वैल्यू दे रखी है 540, तो 10 की वैल्यू यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। यदि वह दूसरे तेल के टिन को 696 में बेचने का निर्णय लेता है तो कितना लाभ होगा? यानी कि 600 रुपए का तेल 696 रुपए में बेच दिया, तो दोस्तों 96 रुपए का बेनिफिट ओवर 600 इंटू 100 करोगे तो 6 से एक बार और 6 छंग 36, यानी कि 16% का क्या हो गया? उसे लाभ हो गया। 16% का लाभ हो गया। 16% का लाभ हो गया। बोलो हाँ या ना? 16% का लाभ हो गया। नेक्स्ट, पांचवा, यदि वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। कितनी? 17% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसे 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड कर लो, एटलीस्ट 2 टाइम्स। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर 17% की हानि होती है। 4/10 का मतलब यह है कि अगर सेलिंग प्राइस 10 है तो हम इसे 4 रुपए में बेच रहे हैं। 4/10 का मतलब तो ये 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना हो रहा है? 6 रुपए का लॉस, 6 रुपए कम में बेच रहे हैं। और वो कह रहा है कि 17% की हानि होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, 17% की हानि का मतलब 83% तो हमें मिल गया, 83%। कह रहा है यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बस, और लो, और सिंपल बना देते हैं इस क्वेश्चन को। 4/10 को मैं 40/100 कर लेता हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो इसका 100 मान लिया मैंने, और मैं इसे 40 में, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस, तो पहले मैं इसे कितने में बेच रहा हूं? 40 में बेच रहा हूं। तो इस 40 में अगर मैं बेच रहा हूं तो दोस्तों मुझे 83% ही वैल्यू मिल रही है। कितना? 83%। तो मूल विक्रय मूल्य के 88% पर, यानी कि अगर मैं इसे 88 में बेचूंगा तो कितना मुझे मिलेगा? 88 में। तो लॉजिक पे खेलो भाई, 40 जो है वो 83 के बराबर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 40 + 40 + 4 + 4, तो यहां पर 83, ये भी 83, ये 8.3 और ये भी कितना? 8.3। बोलो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 83, 83, 8.3, 8.3, यानी कि 0.6, 8 8 16, 16 और 6 22 का 2, 8 8 16 और 16 और 2 18, यानी कि यही जो 100 वाला आइटम है वो 182.6 में बेच दिया, तो बेनिफिट कितना हुआ? 82.6 का बेनिफिट हो जाएगा। कितने का बेनिफिट हो जाएगा? 82.6 का बेनिफिट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और करने का यही एक आप लोगों के पास तरीका था जिससे आप इसको कर सकते हैं। बोलो क्लियर? ये तरीका कितने लोगों को समझ में आया है? इसको आप लोग मुझे एक बार बताइए जरा ध्यान से। 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपए का क्रय मूल्य की वस्तु को अंकित मूल्य कितने रुपए रखना चाहिए? यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि 210 रुपए की वस्तु है और इस पर मुझे 16% का बेनिफिट चाहिए, यानी कि 116% पे बेचना है, और यही जो प्राइस है ये मार्क प्राइस पर 16% का डिस्काउंट यानी कि 84% के बराबर होना चाहिए। खत्म बात, कैलकुलेशन कर लो। 21 चौक 84 और 21 से 10 बार, ठीक, 4 से 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 9 36, और मार्क प्राइस आ गया हमारे पास 29 × 10 यानी कि 290 रुपए। कितना आएगा?
रुपए, 290 रुपए। 290 इज आवर करेक्ट आंसर। खुश रहो मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को भी देखते चलो। 290 आर करेक्ट आंसर। आरआरबी एएलपी टीयर 1 2611 2024 की शिफ्ट थर्ड का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देखना। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 500 रुपए पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा गया। x का मान क्या है, यानी कि आपसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। आप इसे क्या कर सकते हो भाई, सक्सेसिव पे कर सकते हो। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पर 1 का डिस्काउंट। 15% का मतलब 3/20, यानी कि 20 पर 3 का डिस्काउंट 17। अगर 100 रुपए का आर्टिकल है तो 68 रुपए में बेचा जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 रुपए का आर्टिकल है, 100 की वैल्यू 500, 5 गुना, तो इट विल बी 5 टाइम्स, 5 अट्ठे 40 और 5 छंग 30, यानी कि 340 रुपए उस आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा। 340 रुपए उस आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करना है। कितना कम करना है? 40% कम करना है। अब दोस्तों एक बात समझना, स्पीड जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। एंड वाइस वर्सा वी कैन से दैट टाइम इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्पीड। 40% कम करना है टाइम को, यानी कि टाइम अगर 10 है तो कितना होना चाहिए? 6 टाइम। तो स्पीड भी दोस्तों अगर 6 है तो 10 हो जाएगी, यानी कि 4 बढ़ेगी ओवर 6। तो इसका मतलब होता है टाइम 40% कम करने के लिए कार की गति को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? 6 छंग 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छंग 36। कहा भाई इसके ऑप्शन तुमने गलत कर दिए क्या? 66 होल, ये 66 आएगा, ठीक है। बी इंटू 100 करोगे तो 66 आ रहा है। गलत गलत टाइपिंग कर दी गया इधर। क्लियर? नेक्स्ट, एनटीपीसी सीवीटी 1 30/12/2020 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। एक व्यापारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? कितने प्रतिशत घट गए? तो यही देख लेते हैं कि 16,900 84,500 का कितना परसेंट है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो के लिए 16,900 ओवर 845। 8 से 2 बार 45 से ये वैल्यू कितनी? 20। तो यानी कि अब जो लोग हैं वो 20% बचे हैं। तो कितने परसेंट लोग घट गए? तो घट जो गए वो 80% लोग घट गए। ये पूछ रहा है यहां पर कि कितने लोग घट गए, ये नहीं पूछा कि कितने लोग हैं, कितने लोग घट गए। तो आंसर इज 80%। कह रहा सो व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल डिक्रीज ऑन द 4th डे 10th। 11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग और 30 और 50 दोनों के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग का अंतर कितना है? 11 और 20 दोनों सम्मिलित, यानी कि दोनों को भी लेना है। तो 11 ही एक प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर है। 30 और 30 60, इनका योग कितना आ जाएगा? 60। फिर 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। 30 के बाद 31 आएगा, 32 33 34 35 36 37 आ जाएगा, 38 39 40 41 आ जाएगा, 42 43 44 45 46 47 आ जाएगा, 48 49, बस यही आएगा। 47 और 43 90, 40 30 70 और 30 100 और 109।
तो कितनी आ जाएगा, 299 आ जाएगा। इसका डिफरेंस पूछा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 239 आ रहा है क्या डिफरेंस। एक सेकेंड, क्या चीज पूछी गई है भाई, 30 और 50 के बीच में 11 और 20 सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात करो। अपन ने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, 30 और 50, हमने कहीं कहां गड़बड़ कर दिया, 40 40 80, अच्छा ये तो 90 हो ही चुका है ना अपने पास, 199 आएगा ना, अपन तो खुद ही गलत लिख रहे हैं। 199 आएगा ना, और डिफरेंस कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 139 आ जाएगा। हम तो खुद ही गलत लिख गए थे, है ना, 299 कहां से लिख दिया अपन। बोलो। फटाफट। नेक्स्ट, क्लियर, हाँ। 11th, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 30/12/2024 में एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त कितने वर्षों में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। जब कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी, तो कितने वर्षों में, एक्स वर्षों में 8 गुनी, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, बेस से बेस नेग्लेक्ट और पावर का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 36 साल या 36 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि 36 वर्षों में वह राशि अपने का 8 गुना हो जाएगी। 36 वर्षों में वह राशि अपने का 8 गुना हो जाएगी, वह राशि अपने का 8 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट, 12वां, रमन की आय और व्यय क्रमशः 9:7 है। कितना अनुपात दे रखा है, 9:7 दे रखा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज के साथ अगर रेशियो आ जाए तो हम 100 पर कैलकुलेशन करेंगे। हम किस पर कैलकुलेशन करेंगे, 100 पर कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि उसकी इनकम 900 है और उसका खर्चा कितना है, 700 है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और इनकम कितना, 20%, यानी कि 180 बढ़ी, और उसके व्यय में 70% की कमी होती है, तो एक्सपेंडिचर में 70% की कमी, यानी कि 490 रुपए कम कर लिए इसने, यहां से कम कर लिए, तो कितने, इसका मतलब खर्च कितने, जो 490 रुपए कम करें, खर्च करें वो उसकी सेविंग ही बनेगा। भाई हम खर्च ही नहीं कर रहे तो हम घटाएं क्यों, हम क्यों घटाएं, हम ये क्यों देखें कि कितना उसने खर्च किया नहीं किया, हम तो यही देख सकते हैं भाई हमने खर्च नहीं किया तो हमारी सेविंग बन गई, ये भी सेविंग बन गई, उसके पास 70% कम किया है, तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात कितना होगा, तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात यानी कि 1080, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 या 21 यानी कि 210, 0 से 0 क्लियर, 3 से 3 तिया 9 3 छंग 18, 3 से 3 सत्ते 21, 36:7, 36:7। क्या शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ही। बोलो। फटाफट। चलो नेक्स्ट, 13th,
आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ये क्वेश्चन भी आया है। दो कक्षाएं ए और बी हैं जिनमें निश्चित संख्या में दो छात्र हैं। यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए, 5 छात्रों को, तो बी में छात्रों की संख्या ए से दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। मतलब 5 छात्र ही अगर पहुंच जाए ना तो क्या हो जाएगा, दोगुनी। यदि एक छात्र को बी से ए में भेजा जाए तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी। बी में कितने छात्र हैं, बी में कितने छात्र हैं, बी में कितने छात्र हैं? तो बाया ऑप्शन कर लो, ये ए है ये बी है, बाया ऑप्शन करो, ठीक है। बी बाया ऑप्शन कह रहा है कि यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित, तो बी में संख्या ए से दोगुनी हो जाएगी। अगर 5 ए से बी में आ जाए तो बी में कितने हैं, माना भाई 17 मान लेते हैं, 17 हैं अभी, और यहां से 5 इधर आ गए तो ये कितने हो गए, 5 और इधर आ गए तो ये कितने हो गए, 22। तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 11, और 11 प्लस 5 रहे होंगे पहले, 16, यानी कि 16 इधर हैं, 17 इधर हैं। तो अगर इधर से 5 इधर आ जाएं, 5 इधर आ जाएं, बहुत ध्यान से देखना, तो यहां कितने हो गए, 22, तो यहां कितने रह गए, 11, दोगुने हो गए। अब यहां पर कह रहा है यदि एक छात्र को बी से ए में भेज दिया जाए, एक छात्र को बी से ए में भेज दिया जाए, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान होगी। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई बात, यहाँ पर 19 तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर 19, 11 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अब 19 पे सेटिस्फाई कर लो, 19 पर, कि यहाँ 19 है और 5 और हो गए, तो 19 और 5 24, तो 24, इसका मतलब यहाँ पे 12 रहे होंगे और 5 और रहे होंगे स्टार्टिंग में, यानी कि पहले 17 रहे होंगे, 17 में से 5 इधर आ गए, तो यहाँ 12 बचे, यहाँ पे 24 हो गए, 1:2 हो गया। अब इधर 19 है और इधर 17 है, अगर इसमें से इधर एक चला जाए तो ये 18 हो जाएंगे, यहाँ भी 18 बचेगा, कंडीशन सेटिस्फाई। तो बी में कितने छात्र हैं, बी में 19 छात्र हैं। दोस्तों बाया इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, बाया ऑप्शन ही आप इसको हिट कर लो, बाया ऑप्शन ही इसको हिट कर लो, बाय ऑप्शन ही इसको हिट कर सकते थे। नेक्स्ट, अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की से 3 गुनी थी, तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या है? अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता से 3 गुनी थी, यानी कि ये x तो ये 3x। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। 2x की वैल्यू 30, x की वैल्यू 15, यानी कि 45, एंड ये कितना 15। कब? 5 वर्ष पहले। तो सुनीता की वर्तमान आयु यानी कि 20 हो जाएगी। तो सुनीता की जो वर्तमान एज है वो 20 वर्ष है, क्योंकि 5 साल पहले 15 थी। तो जो कोई 5 साल पहले 15 था, तो अभी कितना हो जाएगा? नेक्स्ट, 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 27 इंटू 0। एक बार जरा ये क्वेश्चन चेक करो, क्या इसमें क्या एरर कर दी 15th में, देखो जरा इसको, 0 कैसे हो सकता है? करना जरा, देखना, एरर तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। चलो, ये तो आपको पता ही है कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 9 और 9 और 1 10, अरे ये लो, आंसर तो आ ही गया ना अपने पास। तो देखो कई बार ऐसा ऐसा दे देगा आपको क्वेश्चन कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, मगर करा तो आंसर आ जाएगा, है ना। मेरे को भी लगा कि 0 कहां से दे दिया इसने, इतना सिंपल कि 0 तो भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, मगर वो चाह रहा था, है ना। चलो 16th, एक खिलाड़ी के 6 मैचों का औसत रन 37 है, उसे अपना औसत रन 40 करने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? तो अगले मैच के लिए 40 तो बनाने ही होंगे, अगले मैच में 40 औसत करना है, तो उस मैच के लिए 40 तो बनाने ही पड़ेंगे, और बाकी ये जो 6 मैच हैं इनका 3-3 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 6 18 और बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि उसे अगले मैच में 58 रन बनाने पड़ेंगे। कितने रन बनाने पड़ेंगे? 58 रन बनाने पड़ेंगे, 58 बनाने पड़ेंगे। 17वां, आरपीएफ एसआई 9/12/2024 की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। 6 पुरुषों का औसत वजन तब 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 48 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है। 48 किलोग्राम वाले पुरुष को अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया, सभी लोगों का अन्य पुरुष से 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो यानी कि
48 की जगह 48 तो आया ही होगा, और 6 लोगों के लिए 2-2 किलोग्राम का मतलब 12 किलोग्राम और आया होगा। तो उस आदमी का वजन रहा होगा 60 किलोग्राम, उस आदमी का वजन रहा होगा 60 किलोग्राम। समझ में आ रही है कहानी? 60 किलोग्राम, क्योंकि देखो 48 का गया तो उसको पूरा करने के लिए 48 तो आए गई, और 2 किलोग्राम और बढ़ गया, कितने लोगों का? 6। तो इसका मतलब ये अपने साथ 12 किलोग्राम और एक्स्ट्रा लेके आया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम। यानी कि 48 का गया तो 48 तो आया ही आया, 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा और ले आया, तो उसको जब 6 लोगों में डिवाइड करोगे तो 2-2 किलोग्राम बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको उड़ाते हुए चलना है। नेक्स्ट, पी क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, क्यू आर की औसत मासिक आय, ठीक है, और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है, 5200 है, 5200 है। तो पी क्यू आर, पी की मासिक आय कितनी होगी? 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 भाई पी और क्यू की औसत मासिक आय की बात कर रहा है, तो टोटल देख लेते हैं। 50-50 है तो यानी कि 10,100। क्यू और आर की कितनी कह रहा है वो? क्यू और आर की औसत मासिक आय 26,250 बता रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 52,500। और पी और आर की, पी और आर की कितनी बता रहा है भाई? 5200। 5200 का मतलब कितना हो जाएगा? 10,400। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कितना आ जाएगा? 0 0 और 5 और 5 10 का 0, 3 और 5 और 1 6 और 1 7। तो P प्लस क्यू प्लस आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 36500 आ जाएगी। कह रहा P की मासिक आय, P की मासिक आय, Q और R की कितनी है? 52। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, यहीं पर ही देखते ही लग गया था कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी, इतनी ज्यादा आय हो कैसे सकती है? समझ में आ रही कहानी? इतनी ज्यादा हो कैसे सकती है? लगाओ भाई दिमाग जरा। एक काम करो, इसे 62-50 पे करके देखो। समझ में आ रही है बात? इसे किस पे करके देखो? 62-50 पे करके देखो। ये लो, अब शायद कुछ आंसर मैच हो जाए। 62-50 पे करके देखो, है ना? तो 62-50 पे अगर आप इसे करोगे, ठीक है, टाइपिस्ट का गला घोटना पड़ेगा। 62-50 पे करोगे तो कितना हो जाएगा? 12,500, और ये वैल्यू 5200 है तो 10,400 एज इट इज आएगी। तो 0 0 5 0 और 2 और 1 3 आ जाएगा, और बस यही आ जाएगा आपके पास। तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा? 165, ये आ जाएगा। Q और R माइनस कर दोगे 12500, 500 में से 000 आ जाएगा, 16 में से 12 गया 4, 4000 कहीं पर आंसर आ रहा है। तो P की जो इनकम आ जाएगी वो 4000 आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? P की इनकम कितनी आ जाएगी? 4000 आ जाएगी। हम नेगेटिव में आ जाएगा वो, और वो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। P और Q की इनकम दे रखी है 5050, और Q और R की इनकम दे रखी है 26,250, और फिर चलो यहाँ फिर P और R की दे रखी है 5200। तो इतना कम कैसे आ जाएगा? मतलब बैलेंस ही गैप नहीं हो पाएगा ना दोनों को जोड़ने पर। ठीक, एरर थी। 6250 दे रखा। 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? मिश्रण का मूल्य 55.20 प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। तो देखो, हमें एलिगेशन तो लगाना है, मगर ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये भी कॉस्ट प्राइस, मगर ये सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आओ। तो हमें एक ही चीज करनी है कि भाई 15% का जो मतलब होता है वो होता है 3/20, यानी कि 20 रुपए का आइटम है तो हम उसे 23 में बेच रहे हैं, और 23 की वैल्यू 55.2 दे रखी है। कितने गुना है ये? 23 दूनी 46 और 23 चौक 92, तो ये कितना आ जाएगा? 48। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 48। यानी कि एक चीनी 45 की है, एक चीनी 52 की है, और दोनों को मिलाने पर 48 बन रहा है। 45 48 का डिफरेंस 3, 52 48 का डिफरेंस 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएंगे? 4:3 के रेशियो में मिला देंगे। 4:3 के रेशियो में मिला देंगे। समझ में आ रही है बात?
नेक्स्ट 20th, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी भी काम को 40 घंटे में कर सकता है। भाई 5 घंटे काम कर रहा है एक दिन में और 8 दिन में कर दे रहा है, तो यानी कि काम तो 40 घंटे का है ना ए के लिए, जैसे चाहे वैसे करा लो। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी कार्य को 10 दिन में, यानी कि बी अगर इसी काम को करेगा तो बी 60 घंटे में कर देगा। दोनों एक साथ प्रतिदिन मिलकर 8 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितनी दिन, तो चलो ये लो, पहले तो यही देख लो कि दोनों मिलके कितनी देर में कर सकते हैं। तो एलसीएम आएगा 120, 40 से 3 बार, 60 से 2 बार, यानी कि दैट वन। दोनों मिलके कितना काम करेंगे 5, तो 120 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि कितना 24 घंटे में वो काम कर देंगे। कितने में 24 घंटे में। और एक दिन में कितना काम करना है 8 घंटे, तो 24 घंटे के काम को 8 घंटे के हिसाब से करोगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा 3 दिन लग जाएंगे। तो आपको इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता। आप क्या करो टाइम को पूरे में आप क्या करो कंपाइल कर लो 3 घंटे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 21, एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। बॉक्स बोला है उसने, बॉक्स। डिब्बे के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 25 25 50, 50 का मतलब हो जाएगा 5√2, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी। 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी, तो अब आप यही देखो ना 240 किलोमीटर की दूरी है, x की स्पीड है और 45 मिनट का टाइम है, यानी कि 45/60, 15 या 45, 15 चौका 60, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 से 8 और 8 चौक 32, यानी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा 320 किलोमीटर, नो 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 नो, 240 डिस्टेंस नहीं है, इंटू 5, 5 घंटे चले थे तो पूरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 320 गुणा 5, यानी कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। हम 1 घंटे की कैलकुलेशन करके चले, 1 घंटे के हिसाब से 320 की, तो 5 घंटे की यात्रा को करने में उसे 1600 की स्पीड रखनी पड़ेगी। कितना 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखनी पड़ेगी। कहीं से भी क्वेश्चन को उठा लो, लॉजिक होने चाहिए बस। एक गतिमान वस्तु डी दूरी तय करती है यदि वह समय टी के साथ सीधे बदलती रहती है। जब एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 120 मील की यात्रा करती है तो 8 घंटे में कितने मील की यात्रा करेगी। 8 घंटे में कितने मील की यात्रा करेगी, चलो भाई फटाफट से बताओ। एक गतिमान वस्तु डी दूरी तय करती है, वह समय टी के साथ सीधे बदलती है, डायरेक्टली, ठीक, डायरेक्टली बदलती है। शुरू की लाइन ही है बस, द डिस्टेंस डी अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरी डायरेक्टली विद टाइम टी, यानी कि जो डी है वो डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है किस पर, टी पर। डी डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है टी पर, ठीक, डिस्टेंस डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड हो रहा है। तो वो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बताओ जरा फटाफट से। 3 घंटे में 120, 3 घंटे में 120 तो कितना फास्ट, बताओ डायरेक्टली। भाई 3 में 120 कितना 40, तो 8 में भी 40, यानी कि 320। क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है ना वो उनकी लैंग्वेज तो ऐसी घुमाएगी बस, बाकी कुछ होगा नहीं। हाँ खत्म, अरे कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट था। 24th, एनटीपीसी सीबीटी 1 17/1/2021, 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाई, अब देखो सबसे पहले तो डिवाइड, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 121, माइनस का 11, ठीक है, माइनस का 11,
तो 11 प्लस 1 और प्लस का 11 कॉमन ले लिया, 11 माइनस 1 यानी कि 10, 110, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 110, तो 122 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 122 अपना आंसर आ जाएगा। 25th, यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 48 और 64 हैं तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? सम चतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। रोम्बस 48 यानी कि 24, 64 यानी कि 32, 4 3 5, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40, तो परिमाप कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि 40 चौक 160 सेंटीमीटर। 40 चौक 160 सेंटीमीटर। बोलो, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट, 3√2 प्लस 2 इंटू 3√2 माइनस 2 ऑफ 13 प्लस 15 का मान कितना होगा? चलिए फटाफट से। फास्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट तो अपने पास ये दे रखा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, और ये ऑफ दे रखा है सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो a प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लोगे। क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कि 3√2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर और इनटू 13 तो करनी पड़ेगा प्लस 15, 3 9 9 दूनी 18 माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा? 16, 16 गुणा 13 प्लस का 15, तो 6 18, 8 5 23, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 14 आएगा ना, 70 7 किसी एक ही ऑप्शन में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बच सकते थे आप कैलकुलेशन से। 4 या 12 2 और 2 प्लस 5 7 यूनिट प्लेस पर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किसी और दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है। 27वां एएलपी 25/11/2024, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 250 मीटर और 90 मीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में समांतर लाइनों पर कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी? एक दूसरे को पार करने में अपनी लंबाइयों के योग के बराबर चलेंगी, और विपरीत दिशाओं में है तो दोनों की गति भी क्या होगी? जुड़ जाएगी, और इंटू 5/18 आ जाएगा, और इंटू टाइम आ जाएगा। अपने पास टाइम आ जाएगा 5 से ये वैल्यू 100 बार आ जाएगी, और 100 और ये कितना हो जाएगा? 1800, 1800 इक्वल्स टू 150 टी, 0 से 0 क्लियर, और टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 सेकंड। कितनी आ जाएगी? 12 सेकंड। 12 सेकंड। 28, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, प्रत्येक दिशा में 6 घंटे लेता है। धारा के प्रतिकूल 24 जाने में 6 घंटे, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू 4, 36 जाने में 6 घंटे, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 6। धारा की गति ज्ञात करो, इन दोनों का डिफरेंस लेकर और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 29, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 है तो इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। बोलो, चलो बहुत ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 80, और ये कितना दे रखा है अपने पास? 34 दे रखा है। कितना दे रखा है? 34। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 80 के, और एक अपने पास हाइपोटेनियस 34 है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 46 के। तो क्या बाय ऑप्शन हो सकता है कि अपने पास? नहीं, बाय ऑप्शन नहीं करेंगे। एक काम कर लेते हैं कि इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। a स्क्वायर इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 34 प्लस बी एंड 34 माइनस का बी। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ए प्लस बी के इक्वल होनी चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू अपने पास अगर हम इसे डायरेक्ट लेके चलें, बाय ऑप्शन ही अगर हम देख लें, 8 4 12 और 3 और 2 5 और 6 और 34, यानी कि 6 कितना आ जाएगा अपने पास? 6 आ जाएगा। 62, 31 और 12 नहीं, 31 और 12 पहले ऑप्शन पे तो गड़बड़ हो गई बात, दूसरे पे चेक करो जरा। 30 64 4, 16 गुणा 4 और 4, 16 16 आ गया और ए स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड ऑप्शन 16 और 30। देखो ऑप्शन सारे के सारे ऐसी सेट कर रखे थे जिसका सम 46 है, तो या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो जो कि थोड़ा टिपिकल है, पर आप बाय ऑप्शन रख सकते हो भी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ए स्क्वायर आ जाए, यानी कि दो ऐसे फैक्टर जो ए इंटू ए बन जाए अपने पास, इसके भी आप पर कर सकते थे। 30, 2 टू द पावर k इंटू 4 टू द पावर 12 इक्वल्स टू 16 टू द पावर 11 k का मान, तो 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 24 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 44, तो k की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई अपने पास। k की वैल्यू मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी ना, 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास? 44 में से जब 24 चला जाएगा 20 बचेगा, डायरेक्ट हो सकता है। बोलो हाँ, क्लियर? आ रही है बात समझ में यहां तक? चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।